नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान को सामने रख रहा है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। बीते 3 वर्षों पर एक नजर डालें तो आप पाते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के विकास में 2 खास क्षण सामने आए। पहला 2022 में जब चैट जीपीटी की घोषणा हुई और दूसरा जब इस जनवरी में डीपसीक का ऐलान हुआ। आज महंगी एआई तकनीक की धारणा बदल गई है। ये स्पष्ट हो गया है कि एआई तकनीक सस्ती और लोकतांत्रिक हो सकती है और ये भी कि इसे अपनाने और इस क्षेत्र में आगे नवाचार वक्त की जरूरत है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि विश्व स्तर पर एआई के क्षेत्र में भारत का क्या मंत्र है और देश में किस दिशा में हम काम कर रहे हैं, कहां खड़े हैं हम। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं एआई एक्शन समिट की। पेरिस में इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो विश्व में भारत के बढ़ते कद को रेखांकित करता है। और इस मंच पर सामूहिक प्रयास और समावेशी विकास का पीएम का मंत्र विश्व को दिशा दिखाता भी नजर आ रहा है। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग आरंभ हो चुका है। ये तकनीक पूरी दुनिया को बदलते हुए मानवता को नई दिशा देने की ताकत रखती है। ये उद्योगों को फिर से आकार दे रही है, वैश्विक तकनीकी परिदृश्य को नया रूप दे रही है। बदलाव की वाहक ये तकनीक रचनात्मक होगी या विनाशात्मक, ये हमारे आज लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। और इस संदर्भ में पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में विश्व में भारत की अहमियत और बढ़ते कद का प्रमाण है। भारत इस क्रांति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। एक वैश्विक नेता की तरह प्रधानमंत्री ने आज के दौर में एआई की महत्ता को रेखांकित करते हुए जिस समावेशी सुरक्षित एआई और इसके लिए वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया, वो विश्व को एआई की चुनौतियों का हल तलाशते हुए भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 100 से अधिक देशों के समक्ष एआई से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। साथ ही इसके मानक भी तय किए जाने चाहिए, जिसके लिए वैश्विक प्रयास करने होंगे। इससे जुड़े खतरों से निपटना भी जरूरी है और इसे लेकर भरोसे का निर्माण करना भी आवश्यक है। विश्व में एआई को लेकर एक बड़ा सवाल रोजगार पर खतरे का है, लेकिन एआई से डरने की बजाय लोगों की स्किलिंग, अपस्किलिंग में निवेश को अहम बताते हुए पीएम ने समावेशी एआई का मंत्र साझा किया, ताकि ग्लोबल साउथ की भी एआई तक पहुंच सुनिश्चित हो, क्योंकि इसके प्रयोग से सतत विकास लक्ष्यों को तेजी और आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस भविष्योन्मुखी तकनीक को आम जन के लिए सुलभ कर जन केंद्रित एप्लीकेशंस बनाने, साइबर सुरक्षा, डीप फेक से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की ओर भी प्रधानमंत्री ने ध्यान आकर्षित किया। There is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks and build trust. अमेरिका और चीन के बीच एआई को लेकर प्रतिद्वंद्विता की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पीएम ने वैश्विक साझेदारी को वास्तव में वैश्विक स्वरूप देने तथा वैश्विक भलाई के लिए सबको साथ लेकर चलने, संसाधनों और प्रतिभाओं को साथ लाकर ओपन सोर्स प्रणाली विकसित करते हुए विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने का मंत्र साझा किया। इस वैश्विक आयोजन में भारत की सह अध्यक्षता दिखाती है कि एआई के क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका के लिए आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। अपने विशाल टैलेंट पूल, एआई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने और पर्याप्त डेटा के साथ भारत एआई के नवाचार और विकास में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के विजन के साथ एआई मिशन को जोड़कर भारत विश्व के लिए एआई की सोच को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है।
ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। तो वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विश्व को एआई का मंत्र और इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्पेशल एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ा है। परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं देवजानी घोष, विशिष्ट फेलो नीति आयोग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका देवजानी जी कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर मयंक वत्स, स्वर्ण जयंती फेलो आईआईटी जोधपुर। आपका भी स्वागत। सबसे पहले देवजानी जी, सवाल आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि एआई एक्शन समिट में हमने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना, यानी प्रधानमंत्री ने विश्व को क्या मोदी मंत्र दिया। हमारे फ्यूचर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं आकार दे रही है और प्रधानमंत्री का संबोधन आपके अनुसार किन मायनों में विश्व को सही दिशा दिखाता नजर आ रहा है? If I have to summarize our Prime Minister's speech at the AI Action Summit, I would say that it stood for hope. Hope for a better future that can be crafted by us humans. And this was very different from all the other speeches that were taking place at the summit, because what Prime Minister did is he talked about AI as a tool for inclusive progress, a force multiplier for good and empowerment. And I also love the way that he talked about why India has the proven track record to lead this new revolution of establishing AI as a force for good because of our experience in Aadhaar, UPI, to lead the revolution for AI for public good. I think the emphasis he made on open source AI, affordable, scalable solutions, ethical governance ensured that AI does not remain an elitist tool, but it becomes a global equalizer. Everyone should be able to use AI. But most important message, according to me, in that speech was the need for human accountability in shaping AI's future. He talked about how AI would write the code for humanity, and as it did that, why we humans have to ensure that we shape its future so that we get AI right. I think this shifted the entire focus from power struggles, control, etc., to one of collaboration and shared prosperity. I think his message to the world was that the future of AI must be built on collaboration, inclusivity, ethical innovation, and India is prepared to lead the way. And that was a very proud moment for all of us to hear. बिल्कुल, तो यानी एआई की तकनीक पूरे विश्व में सब तक सुलभ हो। ग्लोबल साउथ को भी साथ जोड़ना वैश्विक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को भी सामने रखा, खासकर तब जब विश्व में कोई नहीं सोच रहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने सोचा। प्रोफेसर मयंक वत्स, आज हम सब चैट जीपीटी के विषय में जानते हैं और जैसे कि देवजानी जी ने ओपन सोर्स मॉडल की बात की, आज विश्व इसकी बात कर रहा है। समझना चाहेंगे आपसे क्या अंतर है इसमें और भारत की क्या प्राथमिकता है? अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, या चैट जीपीटी इज एग्जाम्पल है। सो ये जो प्रोप्राइटरी टूल्स होते हैं, ये टूल्स वो होते हैं जो कोई कंपनी, कोई एंटिटी एसेंशियली क्रिएट करती है, बनाती है अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, राइट। सो इससे मतलब वी कैन क्रिएट जस्ट लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं विंडोज़ मशीन पे, राइट। सो लेकिन हम उसको ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, हम उसको एडिट नहीं कर सकते, हम उस पर ज़्यादा हम एज ए इंडिविजुअल यूज़र कुछ काम नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं बट उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, ओपन सोर्स जो मॉडल्स होते हैं, जो मेथडोलॉजीज़ होती हैं अपने एआई डोमेन में भी अगर हम बात करें, तो ये फ्रीली अवेलेबल हैं। ये कोलैब, जैसे देवजानी जी ने बोला कि ये कोलैबोरेशन को इनकरेज करते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज करते हैं, ईजिली अडेप्टेबल होते हैं, किसी के लिए भी फ्री हो सकता है, कोई भी इस पर अपना चीज़ें अपनी टेक्नोलॉजी आगे बिल्ड कर सकता है और कोलैबोरेटिवली इसमें आगे मॉडल्स को और डेवलप किया जा सकता है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें हमें स्किल्ड पर्सनल की बहुत ज़रूरत होती है, और मेरे हिसाब से इंडिया में हमारे पास एआई पावर हाउस जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी भी हमें स्किल डेवलपमेंट की इशू नहीं होगा। और एनालॉगस एग्जांपल ओपन सोर्स के लिए मैं दूंगा लिनक्स का।
जैसे विंडोज़ हमारा अगर प्रोप्राइटरी है तो लिनक्स हमारा ओपन सोर्स मॉडल है। इक्वली इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। सो इंडिया की प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मोदी जी ने भी बोला कि इंडिजीनियस इनोवेशन तभी आएगा जब हम कोलैबोरेटिवली साथ में सब लोग काम करेंगे, और कोलैबोरेटिव काम तभी होगा जब हम ओपन सोर्स ट्रांसपेरेंसी के साथ वी ऑल एक्चुअली मूव फॉरवर्ड, राइट। इसके साथ साथ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो होता है वो हमारा लोकल डेटा प्राइवेसी को भी प्रिजर्व करता है। वो हमारे इंडियन कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये चीज़ कोई हमें दूसरा नहीं दे सकता है, राइट। हम द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस डे टू डे, like 22 languages, official languages, so many dialects and so on so forth, ये हमको हमारी प्रॉब्लम में हम ही को सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। अगर लेकिन हमने ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो विश्व की बहुत सारी कंट्रीज के लिए भी हम ये इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक द एग्जांपल देवजानी गेव अबाउट यूपीआई, राइट। यूपीआई हमने हमारे लिए अगर सॉल्व किया तो नाउ दैट कैन बी यूज्ड फॉर अदर कंट्रीज। ये ओपन सोर्स एक्चुअली प्रिफर करता है एडॉप्शन और एडाप्शन दोनों को बैलेंस करने के लिए, सिक्योर सॉल्यूशंस बनाने के लिए, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को और सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को इसमें हमें प्रोटेक्शन काफ़ी मिलती है। So I think what Modi ji very aptly said कि we need to actually focus more on open source innovation. तो मेरे हिसाब से भी इंडिया की प्रायोरिटी ओपन सोर्स इनोवेशन पे काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जरिया है कि एआई की तकनीक ओपन सोर्स इस मायनों में भी बेहतर रहेगी कि सब उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं मेहमानों से अनुरोध करती हूँ बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत किन मायनों में जमीनी प्रयास कर रहा है और किन मायनों में ये देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे साथ। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है, सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा, दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भविष्योन्मुखी तकनीक है और भारत सरकार इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है, और ये काम आज नहीं कई साल पहले से शुरू भी हो चुका है। एआई को लेकर भारत स्वदेशी तकनीक बनाना चाहता है, यानी ऐसी जो हमारे देश की विविधताओं को भी समेटती नजर आए। आत्मनिर्भर भारत के लिए एआई बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में कैसे बढ़ रहे हैं एआई के कदम, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारे पास वो तो है ही, दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है,
बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान केंद्र सरकार के विकास की विजन का आधार है। एस्पिरेशन से इंस्पिरेशनल इंडिया का सफर एआई से होकर गुजरता है। इसे समझते हुए ही भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार स्वयं ऐसे एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही है जहां कंप्यूटिंग और अनुसंधान के अवसर सस्ती कीमत पर सबके लिए उपलब्ध हो। और ये कार्य कई वर्ष पहले ही आरंभ हो गया था। भारत सरकार ने 2018 में ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति लॉन्च की। 2024 में फिर 10,372 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी गई। सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता ही है कि मात्र 10 महीनों में ही ऐसी उच्च स्तरीय कॉमन कंप्यूटिंग सुविधा तैयार की गई, जिसमें 18,693 जीपीयूज हैं। ये ओपन सोर्स मॉडल है जो डीप सीक के मुकाबले लगभग 9 गुना और चैट जीपीटी के मुकाबले लगभग 2/3 है। मोदी सरकार ने भारत के जीपीयू बाजार को खोलने की शानदार पहल की है। 2025 में फिर ये घोषणा भी की गई कि भारत बनाएगा अपना स्वदेशी एआई लैंग्वेज मॉडल, किफायती, सुरक्षित और संरक्षित मॉडल। 10 महीनों में एक घरेलू आधारभूत एआई प्लेटफॉर्म तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। एक सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा जहां स्टार्टअप्स, शोधकर्ता, शिक्षाविद, कॉलेज, आईआईटी इस कंप्यूटिंग सुविधा का प्रयोग कर एआई के आधारभूत मॉडल्स पर काम शुरू कर सकते हैं। ये उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी के बाद 100 रुपए प्रति जीपीयू से भी कम की दर पर मिलेगा। एआई बाजार पर बड़े उद्योग दिग्गजों का दबदबा ना हो, बल्कि छोटे स्टार्टअप्स, शोधकर्ता और छात्रों की भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच हो। इसी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हुए इंडिया एआई मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में स्वदेशी एआई कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। शोध और नवाचार के लिए आवश्यक ओपन डेटा सेट को उपलब्ध कराने के लिए सरकार इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला गैर व्यक्तिगत एकीकृत डेटा सेट शोधकर्ताओं को सुलभ हो। बजट 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में नए एआई उत्कृष्टता केंद्र की भी घोषणा हुई। भारत आधारभूत एआई मॉडल बनाने में भी प्रगति कर रहा है। लक्ष्य यही है कि एआई तकनीक स्वदेशी हो, स्थानीय कारकों पर आधारित हो, स्थानीय भाषाओं में काम करे ताकि आम जन इससे जुड़ सके। स्वदेशी एआई मॉडल्स के लिए एलएलएम्स यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एसएलएम्स यानी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं। 2024 में भारत जेन दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल एलएलएम का लॉन्च हुआ। सरकार की मदद से 2024 में ही कई घरेलू एआई स्टार्टअप्स ने स्थानीय भाषाओं, सांस्कृतिक विविधता के अनुकूल कई एआई मॉडल्स विकसित किए हैं। सर्वम एक 2 बिलियन मापदंडों वाला 10 भारतीय भाषाओं का एलएलएम एआई भाषा मॉडल, एवरेस्ट 1.0 35 भाषाओं का समर्थन करने वाला जो जल्द भाषा क्षमताओं को 90 तक विस्तार दे सकता है। चित्रलेखा विभिन्न भारतीय भाषाओं में आसानी से ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाने और संपादित करने की सुविधा देने का ओपन सोर्स मॉडल, और इसी तरह सूत्र, देविका, अहरावत आदि कई एआई मॉडल्स विकसित किए जा चुके हैं। भारत खुद को एआई के लिए एक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसमें दुनिया की 16% एआई प्रतिभा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का अनुमान है कि भारत में एआई कुशल कार्यबल में 2016 से 2023 तक 14 गुना वृद्धि देखी गई है। भारत में एआई पेशेवरों की अनुमानित मांग 2026 तक लगभग 10 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। विश्व में एआई शुरुआती चरण में है। इसमें निरंतर नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें स्टार्टअप्स की भूमिका बढ़ जाती है। नए शोध को विचार से क्रियान्वयन तक पहुंचाने के लिए संसाधन, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराने में इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स का रोल अहम हो जाता है। और भारत में इस समय 520 से अधिक टेक इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर हैं। एआई में नई क्रांति की ओर अग्रसर भारत आज एआई का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारत अगले 2 वर्षों में 2027 तक एआई पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एआई के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी की गाथा लिखने को तैयार और तत्पर है। ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। तो भारत में एआई पर हो रहा है काम। हमारे साथ देवजानी घोष और प्रोफेसर मयंक वत्स भी जुड़े हुए हैं। देवजानी जी, भारत में देखें तो 1,59,000 स्टार्टअप्स हैं, 1500 से अधिक तो एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कैसे हमारे स्टार्टअप्स देश में इस एआई युग से जुड़ रहे हैं, क्योंकि यह आंकड़ा बढ़ना भी जरूरी है, कैसे ये योगदान दे सकते हैं?
वेल सिर्फ स्टार्टअप्स का नंबर ही नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा इनोवेशन भी बढ़ना चाहिए, हमारा क्वालिटी ऑफ इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन, सक्सेस ऑफ द स्टार्टअप्स, एवरीथिंग हैज टू ग्रो. एंड आई डोंट थिंक दैट there has ever been a better time than now to build AI and to build in India. You know, our startups have to seize this moment, because we are at that crossroad, that perfect intersection point of capabilities. हमारे पास talent है, बहुत सारे opportunities है, and we also have the large problems that AI should be solving. So we have all the ingredients, मतलब जो recipe का हर एक ingredient हमारे पास है to drive AI innovation at scale, to innovate for the world. From world-class talent to data to digital infrastructure to a culture of innovation and problem solving. What we have to now ensure is that we have to build an appetite for high risk taking. वो एक चीज है जिन पे हमें काम करना चाहिए, from our industry to academia, because अभी जो AI की innovation है, that is not small innovation. You know, that is what we say abundance thinking. That requires you to a big capital. That requires big risk taking. And there are times you will fail, but when you succeed, you will change the world. And this is sort of, it's important to understand that AI is not just a technology, but it is the foundation for the next industrial revolution. And innovation is going to decide who leads or who disrupts and who doesn't or who gets disrupted. So startups have to move beyond thinking about incremental innovation, adapting solutions. I think we have to encourage our startups to think really big, take those risks, and create solutions that is not just for India but for the world. बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री भी यही बात करते हैं कि स्थानीय से ग्लोबल की बात सोचनी चाहिए हमें और रिस्क टेकिंग जरूरी है. लेकिन प्रोफेसर मयंक वत्स, हम जीपीयूज की बात बहुत सुन रहे हैं कि 18,000 से अधिक जीपीयूज यूज के लिए तैयार हो रहे हैं. एआई मिशन में इन जीपीयूज का क्या महत्व है? हमारा अपना जीपीयू बनना चाहिए, ये कितना जरूरी है? देखिए, आज के दिन में अगर हम बोलते हैं कि एआई हमारा इम्प्रूव हो रहा है या एआई इज टचिंग द लाइव्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल, सो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी थोड़ी समझने की ज़रूरत है. जब हम कोई भी एआई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो दो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, दो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं. एक होता है डेटा. अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में मुझे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में और सो मेनी डायलैक्ट्स एंड एन एक्सेंट वेरिएशन सबका मुझे एड्रेस करना है, मुझे एक ऑडियो का लैंग्वेज मॉडल बनाना है, तो सबसे पहले मुझे डेटा उतना कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट. एक बार हमने मान लीजिए डेटा कलेक्ट किया, मिलियंस ऑफ सैंपल्स, तो हमको उतना डेटा प्रोसेस करना है. पैरेलली हमको ये डेटा लेकर के अपने मॉडल को सिखाना पड़ेगा. ये आप इसको ऐसे एग्जांपल, एनालॉगस एग्जांपल समझिए. अगर आप एक छोटे से बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो कैसे सीखेगा? अगर उसका लर्निंग कैपेबिलिटी कम होगी तो वो कम सीखेगा, राइट. लेकिन अगर उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सीख पाएगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे पास जीपीयू कम होंगे तो हम उसको कम सिखा पाएंगे, धीरे सिखा पाएंगे. लेकिन अगर हमारे पास एक जीपीयू क्लस्टर हो जो बहुत काफ़ी, जैसे 18,000 जीपीयू की बात कर रहे हैं हम लोग और फ्यूचर में इसको एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, हमारे पास जब ये एक बड़ा जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम इसको ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे. और हमारा जो ये रिलायंस हमारा जो है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे ये कम कर पाएगा. इससे हमारी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कम हो जाएगी. अगर हमारा खुद का जीपीयू क्लस्टर रहेगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कम होगा फॉर स्टार्टअप, फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, राइट. फिर हम इसको, अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं इंडिया के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी यूज होनी है, तो बहुत जरूरी है कि हम हमारी अपनी व्यवस्था, अपना इकोसिस्टम होगा तो वो भी सही रहेगा. लेकिन प्रोफेसर वत्स, हम अपने लैंग्वेज मॉडल्स को डेवलप करना चाहते हैं, लार्ज लैंग्वेज, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, इनका क्या आधार है? क्योंकि स्वदेशी एआई के लिए महत्वपूर्ण है कहा जा रहा है, किन मायनों में? जी देखिए, अगेन पहले मैं आपको ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मैं क्लियर करना चाहूँगा. अगर मैं एक एनालॉगस एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं एक बीटेक के स्टूडेंट को
4 साल पढ़ा करके सिखाऊंगा तो वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बनेगा, राइट। सो वो उसको फोकस करेगा, एक डीप नॉलेज गेन करेगा एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये हो जाता है एसेंशियली स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, जो एक लाइट वेट एफिशिएंट ऑप्टिमाइज्ड मॉडल है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे हेल्थ केयर में एक्सरे को देखना है, तो ये हमारा एक स्पेसिफिक मॉडल हो गया, छोटा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल हो गया जो रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम इसका एक बड़ा रूप देखेंगे, अगर हम एक एनालॉगस एग्जांपल अगेन हम एक ऐसा एक्सपर्ट बनाएंगे जो मल्टीपल डोमेन्स को काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स सब्जेक्ट्स में अगर उसको अंडरस्टैंड करेगा और काफ़ी सारे इनसाइट को दे सकेगा, तो वो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। चैट जीपीटी एक एग्जांपल है जो चैटबॉट की तरीके से भी काम हो सकता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए काम कर सकते हैं, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग के लिए काम ले सकते हैं। उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें दोनों की ही ज़रूरत है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की भी ज़रूरत है डाइवर्स एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है प्रोफेसर साहब कि सरकार का प्रयास ये है कि ये लैंग्वेज मॉडल्स हमारी स्थानीय भाषाओं में डेवलप किए जाएं, उनके साथ जुड़ें, ताकि हमारे देश का कोई भी जन एआई से अछूता ना रहे, क्योंकि हर आम जन को इससे जुड़ना जरूरी है, जिसके लिए छोटे शहरों कस्बों तक भी लैब्स बनाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा प्लानिंग में आ चुके हैं, ताकि आने वाला भविष्य एआई का है तो भारत भी इससे जुड़ा रहे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद देवजानी जी, आपका भी और प्रोफेसर वत्स आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिजिटल क्रांति में भारत अग्रणी रहा है, डीपीआई एक उदाहरण है उसके सामने, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लिटरेसी की ओर भी हमें कदम बढ़ाना होगा। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप देखते रहें डीडी न्यूज़। नमस्कार।